नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पॉलिसी गपशप पर। आज हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में हुए ड्रास्टिक चेंज की चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग चीज चल रही है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में। अभी हाल ही में इंडिया ने गाजा इशू पर एक बोल्ड और असर्टिव स्टैंड लिया है और साथ ही ग्लोबल साउथ के साथ अपना अलाइनमेंट भी और क्लियर कर दिया है। अब ये सिर्फ डिप्लोमेसी का मसला नहीं है, बल्कि इससे डिसाइड होगा कि आगे दुनिया इंडिया को किस नज़र से देखेगी, एक बड़े बाजार के रूप में या एक लीडर जो ग्लोबल जस्टिस के लिए खड़ा होता है। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं ये शिफ्ट क्यों हो रहा है, पहले इंडिया का स्टांस क्या था और इसका हमारे पॉलिटिक्स, सोसाइटी, इकोनॉमी और डिप्लोमेसी पर क्या असर होगा। सबसे पहले हम ग्लोबल साउथ समझ लेते हैं। अगर हम ग्लोबल साउथ की बात करें सिंपल शब्दों में, तो इसका मतलब होता है डेवलपिंग वर्ल्ड, अर्थात एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के वो देश जिनके पास कॉलोनियल पास्ट है और जो हमेशा वेस्टर्न पावर्स के साइडों में फील करते रहे हैं। अब इंडिया का रोल यहीं से इंटरेस्टिंग हो जाता है। जैसे 1947 के बाद नेहरू जी ने नॉन अलाइनमेंट शुरू किया। इसका मतलब था हम ना तो यूएस कैंप ज्वाइन करेंगे, ना तो यूएसआर कैंप ज्वाइन करेंगे। और उस पर चलते हुए हमने 1988 में फ़लस्तीन को स्टेट के तौर पर रिकॉग्नाइज कर दिया। लेकिन फ़लस्तीन के दुश्मन 1992 में इजराइल के साथ हमने डिप्लोमेटिक टाइज इस्टेब्लिश की। ये सब दिखाता है कि इंडिया हमेशा से एक बैलेंस क्रिएट करता रहा है। और अभी जो गाजा कॉन्फ्लिक्ट 2023 में स्टार्ट हुआ, उसने पूरे वर्ल्ड को एक बार फिर से डिवाइड कर दिया और इंडिया को फिर से टेस्ट किया कि आखिर इंडिया किसके सपोर्ट में खड़ा होता है। अब आइए देखते हैं इंडिया का लेटेस्ट स्टांस, जो बहुत न्यूज़ हेडलाइन है हमारा आज का, कि यूएन में जब एक रेजोल्यूशन आया अभी फ़लस्तीन के सपोर्ट में, तो इंडिया ने क्लियरली उसको सपोर्ट किया। जहां 142 कंट्रीज ने उसको सपोर्ट किया, 10 कंट्रीज ने अपोज किया था और 12 कंट्री ने एब्सटेन किया था, बट इंडिया ने पूरी तरह से सपोर्ट किया। सिर्फ यही नहीं, इंडिया ने लास्ट 11 सालों में लगभग $80 मिलियन की एड दी है गाजा को। इसके साथ ही इजराइल के साथ भी हमारी टाइज बहुत ही स्ट्रांग रही हैं। अब चाहे आप डिफेंस टाइज देख लें, चाहे टेक्नोलॉजी कॉपरेशन देख लें, तो इंडिया का ओवरऑल अप्रोच समझिए बैलेंस्ड भी है और असर्टिव भी। मतलब वेस्ट को भी इग्नोर नहीं करना है, पर अपनी ही एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाए रखनी है। लेकिन दोस्तों, ये बैलेंस बनाना ईजी नहीं है इंडिया के लिए। क्यों? देखिए, मिडिल ईस्ट से इंडिया अपना 50% से ज़्यादा ऑयल इम्पोर्ट करता था। हालांकि अब वो शेयर कम होकर 21% आ गया है, लेकिन अभी भी ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम बात कर लें कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में सिर्फ सऊदी अरब से ही इंडिया ने $30 बिलियन से ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट किया है। ऊपर से 80 लाख से ज़्यादा इंडियंस गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, जो हर साल लगभग $50 बिलियन से ज़्यादा रिमिटेंसेस इंडिया को भेजते हैं। अब सोचिए, अगर हमारे मिडिल ईस्ट से रिश्ते बिगड़ जाएँ तो क्या होगा। हमारे रिमिटेंसेस कम हो जाएंगे, डॉलर की सप्लाई रुक जाएगी, रुपीज़ और डिप्रिसिएट होगा, और साथ ही इंडिया में ऑयल सप्लाई भी रुक सकती है, जिससे इंडिया में इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। हालांकि इसके साथ ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। जैसे अफ्रीका के साथ इंडिया का ट्रेड $100 बिलियन क्रॉस कर चुका है। यूएई के साथ भी हमने अभी CEPA साइन किया हुआ है, जिससे $100 बिलियन हमारा वहाँ भी ट्रेड क्रॉस कर चुका है। यानी मिडिल ईस्ट थोड़ा अनस्टेबल भी हो जाए तो इंडिया के पास अल्टरनेटिव मार्केट जैसे यूएई वगैरह अवेलेबल हैं। अब अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात करें इंडिया पे कि सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक क्या इम्पैक्ट होगा, तो सबसे पहले अगर हम सोशल इम्पैक्ट देखें तो आपने नोटिस किया ही होगा कि सोशल मीडिया पर बहुत से यूथ फ़लस्तीन इशू पर काफ़ी एक्टिव हैं। लोग अपनी पोजीशन क्लियर करते हैं कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं, हम इजराइल के साथ हैं। इससे पब्लिक डिबेट और जागरूकता भी बढ़ती है कहीं ना कहीं, लेकिन पोलराइजेशन का भी एक इशू हमेशा रहता है। अगर हम पॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात करें तो जैसे अपोजिशन हमेशा मोदी गवर्नमेंट को ब्लेम करती है कि सरकार इजराइल के करीब है, सरकार कहती है कि हम बैलेंस्ड हैं। ये डिबेट और तेज होगी, स्पेशली इलेक्शन के टाइम पे तो ये चलता रहता है। अब इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो यूएई के साथ $100 बिलियन का ट्रेड और सऊदी अरेबिया के साथ $42 बिलियन का हमारा ट्रेड है। अगर रिलेशन स्मूथ रहे तो फ़ायदा ह्यूज है, पर अगर गाजा इशू पर कोई फ्रिक्शन होती है तो ऑयल प्राइसेस और डायस्पोरा दोनों में असर पड़ सकता है। अब अगर हम डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इंडिया ने जो वोट से भी अब्सटेन किया है, वो दिखाता है कि हम अब अपनी आवाज़, अर्थात इंडिया अपनी आवाज़ ग्लोबल साउथ के साथ उठाता है।
इससे ब्रिक्स, G77 और अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में इंडिया की क्रेडिबिलिटी और स्ट्रांग होगी और इंडिया को एक लीडर के रूप में देखा जाएगा। अब 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। पहला, या तो इंडिया ग्लोबल साउथ का एक नेचुरल लीडर बन सकता है और वर्ल्ड में एक नए पोल का सेंटर बन सकता है। दूसरा, इंडिया प्रेशर में आ सकता है, या तो वेस्ट का अलाइनमेंट हो सकता है, या तो पूरी तरह से रशिया ब्लॉक में जा सकता है। या फिर थर्ड, सबसे लॉजिकल इंडिया के लिए, कि अपना एक क्लियर स्टांस बनाए रखता है, जो कि नॉन अलाइनमेंट की हमारी पॉलिसी है। देखिए दोस्तों, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अब एक नए मोड़ पर है। पहले हम सिर्फ एक बड़े कंज्यूमर के तौर पर देखे जाते थे, बट अब इंडिया एक इंडिपेंडेंट वॉइस के तौर पर खड़ा है। और जो स्टैंड गाजा और ग्लोबल साउथ पर लिया गया है इंडिया के द्वारा, उससे क्लियर कर दिया है इंडिया ने कि भारत आने वाले डिकेड में सिर्फ एक इकोनॉमिक पावर नहीं, बल्कि एक ग्लोबल वॉइस ऑफ जस्टिस बनने की तैयारी कर रहा है। बस देखना यह है कि हम इस रोल को सक्सेसफुली निभा पाते हैं या नहीं। और हाँ, अगर आपको यह एनालिसिस वैल्यूएबल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं हूं गौरव और मिलता हूं आपसे अगली बार एक नए मुद्दे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।